हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गुप्त वंश का पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे गुप्त वंश के जो महान शासक हैं उनके बारे में और शासन प्रशासन के बारे में भी बात करेंगे, जहां से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने जो फर्स्ट पार्ट में आपको गुप्त वंश के 4 महान शासकों के बारे में बताया था। सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में बताया था, उसके बाद में घटोत्कच के बारे में बात किया था, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात किया था, और जो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त के बारे में बात किया था। ठीक है, उसके पश्चात में जो 5वें राजा होते हैं वो होते हैं रामगुप्त। कौन होते हैं? रामगुप्त। ठीक है, ये 5वें राजा हैं। समुद्रगुप्त के बाद में उनका जो पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है, उसका नाम होता है रामगुप्त। ठीक है, ये गद्दी पर बैठता है, और ये जो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है चंद्रगुप्त जो द्वितीय के नाम से, और दूसरा क्या होता है जिनका नाम होता है रामगुप्त। ये रामगुप्त बड़े होते हैं और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य द्वितीय होते हैं वो छोटे होते हैं। विशाख दत्तकृत जो देवी चंद्रगुप्तम में नाटक में जिस प्रकार से बताया गया है, जिसके अनुसार वर्णन किया गया है, उसके अनुसार बताया गया कि समुद्रगुप्त के कितने 2 पुत्र थे। एक का बड़े का नाम था रामगुप्त और छोटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो इनका चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था, विक्रमादित्य बाद में उपाधि जोड़ दी गई जब ये शक शासकों का उन्मूलन किए थे। शक राजाओं ने जब रामगुप्त पर आक्रमण किया तो सबसे पहले क्योंकि गुप्त वंश के बड़े शासक कौन थे? ये थे रामगुप्त, इसीलिए इनको राजा बनाया गया। लेकिन ये एक अयोग्य और कमज़ोर शासक सिद्ध हुए। ठीक है, जब शक राजाओं ने इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक संधि स्वीकार कर ली, यानी ये हार गए शक शासकों से, और एक अपमानजनक इनको संधि करनी पड़ी। वो संधि थी, इनसे कहा गया कि आप अपनी जो पत्नी है, जिनका नाम था ध्रुव देवी या फिर ध्रुवस्वामिनी, शक राजा ने कहा कि आप अपनी पत्नी यानी ध्रुव देवी या फिर इनका नाम है ध्रुवस्वामिनी, इनको सौंप दिया जाए। किसको सौंप दिया जाए? शक शासकों को दे दिया जाए। शक शासकों को दे दिया जाए रामगुप्त की पत्नी को। रामगुप्त से यह संधि की गई, और इस अपमानजनक संधि को स्वीकार भी कर लिया रामगुप्त ने। ठीक है, जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त, इस संधि को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि इसके आगे उसका कोई और चारा नहीं था। ये अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसने ध्रुव देवी ध्रुवस्वामिनी को शक राजाओं के संरक्षण में देने का वादा किया। लेकिन होता है, जैसे ही ये बात पता चलती है रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को, वो क्या करता है, वो रामगुप्त के बारे में, क्योंकि वो भी एक सामंत होता है, तो वो जब रामगुप्त के पास में आता है अपने बड़े भाई के पास में, और कहता है ये इसका अपमान समझ करके, ठीक, अपमान समझ कर ये क्या करता है, ये ध्रुवस्वामिनी के भेष धारण करता है। ये कहता है कि ध्रुवस्वामिनी के भेष में हमको भेजा जाए शक राजा के पास में, और यह ध्रुवस्वामिनी के भेष में शक राजा के पास में जाता है, और मौका पाते ही क्या करता है, शक राजा की हत्या कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये वीरतापूर्वक वहाँ से भाग भी आता है, यानी चला आता है, और उसके पश्चात में ये शकों पर आक्रमण करता है और शकों को हरा भी देता है। तो इससे जनता बहुत प्रसन्न हो जाती है और इसे योग्य शासक समझकर इसे जय जयकार करने लगती है। और समय बीतते ही अवसर का लाभ उठा करके क्योंकि धीरे धीरे जो रामगुप्त था वो अयोग्य सिद्ध हो रहा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, इसका लाभ उठाकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। कहा जाता है कि इसने कुछ राजाओं का, कुछ जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि इसने हत्या नहीं की थी, लेकिन अधिकतर साक्ष्य मिलते हैं कि जो बड़े भाई थे, अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके यह स्वयं राजा बन बैठता है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बताया जाता है कि इसकी जो भाभी थी जिनका नाम था ध्रुवस्वामिनी, इससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, इसको अपनी रानी बना लेता है। तो ये कहानी थी किसकी? 5वें राजा, गुप्त वंश के जो 5वें राजा थे रामगुप्त की कहानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करने के पश्चात में 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त राजा बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का द्वितीय महान शासक था। पहला सबसे महान शासक कौन था? वो था समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है। ठीक है,
जिसके बारे में हम पहले भाग में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले दोस्तों वो वीडियो देखिए, उसके पश्चात में ये वीडियो देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी थर्ड पार्ट भी आना बाकी, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, और इसके अतिरिक्त जो आने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को के लिए हम पार्ट थर्ड लेकर आएंगे, जिसमें अगर आपने ये तीनों पार्ट देख लिए तो गुप्त वंश से इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम मिलता है वो देव मिलता है, ठीक है। सांची के स्तूप में ये चीज़ देखने को मिली है कि इसका जो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव मिला हुआ, ठीक है। इनके सिक्कों पर देवगुप्त या देवश्री भी अंकित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों ये इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हमने इसका समावेश कर दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत और देवश्री ये उपाधियां धारण की, ठीक है। जिसमें से आपको याद रखना है विक्रमांक और विक्रमादित्य, ये दो उपाधियां याद रखना, क्योंकि ये उपाधियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। चंद्रगुप्त ने पहला विवाह जो किया था वो कुबेर नाग से किया था, जो कि नागवंश की कन्या थी। और इनके साथ में विवाह करने के पश्चात में ये जो पश्चिम भारत था, पश्चिम भारत पर इनका अधिकार हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नाग से एक इनकी पुत्री हुई, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। क्या नाम था दोस्तों? प्रभावती गुप्त। ये कौन थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नाग की पुत्री थी। इनका विवाह जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय, ये वाकाटक वंश जो कर्नाटक में स्थित था वहाँ पर रुद्रसेन द्वितीय के साथ में ही कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के पश्चात में जो रुद्रसेन द्वितीय होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण जो राज्य होता है वो प्रभावती के शासन में आ जाता है। और इस पर अधिकार किसका हो जाता है? वो अधिकार, क्योंकि प्रभावती के दो पुत्र होते हैं जो कि अभी अल्पायु में होते हैं, इसीलिए इस पर भी शासन किसका हो जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या हो जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वो क्या करते हैं? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को बढ़ाते हैं, और ये दो अपने शासनकाल में दो महत्वपूर्ण आक्रमण भी करते हैं, दो विस्तृत क्षेत्रों को भी जीतते हैं। अपने पुत्र कुमारगुप्त जो प्रथम होते हैं इनका विवाह करते हैं कदम वंश की राजकुमारी के साथ में कर देते हैं, जिससे कि वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। और कदम वंश की सहायता से ही, जो कि कर्नाटक और के आसपास के क्षेत्र में उस समय विस्तृत था, और इनकी इस कदम वंश की सहायता से ही क्या करते हैं? ये शकों का उन्मूलन करते हैं। शकों को भारत से भगाने का काम ये कदम वंश की सहायता से करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त के जो समकालीन शासक थे, शक शासक थे, जिनका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। कौन थे दोस्तों? रुद्र सिंह तृतीय, जो कि शक अंतिम शक शासक थे, समझ लीजिए, जिनको हरा करके और इस संपूर्ण भारत से शकों का उन्मूलन कर देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। शकों पर अपना अधिकार करने के पश्चात में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जिसका नाम था उज्जैनी, ठीक है। उज्जैन को ये क्या करते हैं? दूसरी राजधानी बनाते हैं, और शकों का उन्मूलन करने के पश्चात में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन महत्वपूर्ण राजा के रूप में आए थे दोस्तों। कौन? कुमारगुप्त 7वें महान राजा थे, और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो अगले शासक होते हैं कुमारगुप्त प्रथम होते हैं, और इन्होंने सबसे जो बड़ा काम किया, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको ये चीज़ रट ही लेनी है कि कुमारगुप्त ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। और सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है, ठीक है। तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और उसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक गुप्त अभिलेख प्राप्त हुए। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वाधिक गुप्त अभिलेख किस गुप्त शासक के काल में प्राप्त हुए हैं? तो वो दोस्तों हैं कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इनके शासनकाल में 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त ने क्या किया? सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि ये वैष्णव धर्म अवलंबी था, ठीक है। वैष्णव धर्म को मानने वाला था कौन? कुमारगुप्त। अब इसके पश्चात में हम जो कुमारगुप्त के बाद में जो अगला शासक होता है वो बनता है स्कंदगुप्त, और इसके बाद में गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक होते हैं,
तो ये 8 जो शासक हैं इनके बारे में हमने आपको बताया, यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरन अभिलेख में हमें भानुगुप्त के शासनकाल की भी जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना कि जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। इस वंश के सबसे अंतिम जो शासक थे उनका नाम था विष्णुगुप्त। आपको ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि प्रथम और अंतिम शासक अधिकतर पूछा जाता है। और इसके पश्चात में गुप्त वंश धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया और धीरे धीरे गुप्त वंश के क्या हो गया, अंत हो गया। तो और इसके पश्चात में आगे देखते हैं जो गुप्त वंश थे, ये गुप्त वंश के जो शासन में राज्य में 9 रत्न थे। 9 रत्नों की एक मंडली थी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थी। ये कौन 9 विद्वान थे, इन विद्वानों से क्वेश्चन आता है, इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे हम क्या कहते हैं, नवरत्न कहा जाता था। ठीक है। इनको नवरत्न बोला जाता था। इसमें पहले थे धन्वंतरी, इनको आयुर्वेद के का जनक माना जाता है। ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। ठीक है। दूसरे कौन थे, तो ये थे छपणक थे। ठीक है। ये नीतिज्ञ शास्त्र से परिपूर्ण थे। फिर शंकु थे, ये ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। ठीक है। शंकु आपने सुना होगा। ठीक है, शंकु के बारे में। फिर बेताल भट्ट थे, ये तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। और अगर घट्टा पर्व बोलेंगे तो ये कवि थे एक, और एक थे बरुरुचि, ये व्याकरण के ज्ञाता थे, जो व्याकरण ज्ञानी थे। ठीक है। अमर सिंह थे, ये कौशकार से संबंधित ये कार्य से परिपूर्ण थे। एक वराहमिहिर जी थे, इनको आप जानते हैं दोस्तों, ये खगोल वैज्ञानिक थे। और कालिदास जी संस्कृत के एक महान कवि थे कालिदास जी, इनकी रचनाओं के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये सभी क्या थे दोस्तों, ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये चीज़ इसको याद कर लेंगे। गुप्त काल के मंदिरों से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं। तो प्रमुख मंदिरों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में उपस्थित है। एरन का विष्णु मंदिर ये एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये भी है। और सांची का मंदिर जो रायसेन जिला एमपी में भी, यही इंपॉर्टेंट है। और भीतरगांव का कृष्ण मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और भूमरा का जो शिव मंदिर है जो सतना मध्य प्रदेश में है, इसको भी आपको याद कर लेना। तो ये क्या है, ये सभी गुप्तकालीन मंदिर हैं, इनको आपको याद कर लेना। ठीक है। और आगे देखेंगे गुप्त काल के प्रमुख जो कवि हैं, लेखक और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले महान कवि हैं वो हैं कालिदास जी। ठीक है। दूसरे हैं विशाखदत्त जी, विष्णु शर्मा, भरतमुनि, शूद्रक, ये इम्पॉर्टेंट लेखक हैं। ठीक है। तो कालिदास ने लिखा है अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंश, ये सभी जो रचनाएं हैं वो कालिदास जी की हैं। ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है। और विशाखदत्त ने क्या लिखा है, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के बारे में वर्णन किया है विशाखदत्त ने। ठीक है। विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भरत मुनि की अगर बात करेंगे तो इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। ठीक है। और अगर हम शूद्रक की बात करेंगे तो मृग कट्टिकम इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो ये लिखा है शूद्रक जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, लेखक हैं ये गुप्त काल के। ठीक है। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक एवं कर व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो अगर समाज की बात करेंगे तो समाज 4 भागों में बटा हुआ था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 भागों में समाज बटा हुआ था। और गुप्तकालीन समाज में अगर देखा जाए तो बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलन में था। ठीक है। इसे कहाँ से पता चलता, तो एरन अभिलेख से पता चलता है ये चीज़। गुप्तकालीन जो समाज था मुख्यतः कृषि पर आधारित था। ठीक है। और भूमि का वह भाग जो गुप्त काल में लिया जाता था, यानी जो कर लिया जाता था, वो कौन सा कर था, तो 1/4 से लेकर के 1/6 तक कर लिया जाता था। ठीक है। गुप्तकालीन अभिलेखों में भाग या उद्रक, भूमि कर को क्या बोला जाता था, भाग या फिर उद्रंग बोला जाता है। ठीक है। बलि क्या था, तो एक धार्मिक कर को बल बोला जाता था। विष्टि की अगर बात करेंगे तो ये निःशुल्क श्रम लिया जाता था, उसको विष्टि बोला जाता। ठीक है। तो इसको विष्टि बोलते थे, क्या था, निःशुल्क श्रम जो लिया जाता था उसको विष्टि बोलते थे। प्रणय क्या था, ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला जो अनिवार्य कर था, जहाँ से राष्ट्रीय आय प्राप्त होती थी राजाओं को,
वो प्रणय थी। ठीक है, इसके अस्तिक चारासन था, ये चारागाह भूमि पर लगाया जाता था, और जो उस समय जो पुलिस कर व्यवस्था थी उसको भाट या भट्ट बोला जाता था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं गुप्त काल के, और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके पश्चात में देखिए गुप्त काल का सेकंड वीडियो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके पश्चात में हम आपके लेकर आएंगे पार्ट थर्ड, जिसमें हम बताएंगे MCQ टाइप क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और आने वाले हैं, ऐसे सारे क्वेश्चनों का समावेश करेंगे हम पार्ट थर्ड में। तो बने रहिए हमारे साथ में। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको प्राचीन कालीन इतिहास की तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, और सभी वीडियो में विस्तृत चर्चा की गई है और अच्छी तरीके से आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करा कर के दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।